हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी मन पसंदीदा सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम कर रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं स्कूल के एग्जाम में और स्कूल के टेस्ट में। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले आए हैं एक जगह पे, क्योंकि बच्चों की अक्सर कंप्लेंट होती है कि सर हम लोग जो है कौन से क्वेश्चन करें, कहां से करें, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी करें, ये करें, वो करें। तो भाई हमें सारे क्वेश्चन जो है हम लोग एक जगह पे ले आए हैं, केवल आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए कैरवी ले आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और इस सीरीज में भाई हमने सारे टॉपिक जो हैं कवर कर दिए हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो है आजकल वर्क एनर्जी पावर हमारा चल रहा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई सीरीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी भाई फाउंडेशन यहीं से बनने वाली है। उनका भी 60-70% जो कोर्स है वो भाई यहीं से कवर हो जाएगा, उनके फाउंडेशन यहीं से बन जाएगी। इसलिए सब लोग निकाल ले कॉपी पेन और 1 बाय 1 करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व। और भाई जो भी क्वेश्चन आएगा ट्राई करना उसको, मैं आपको हर बार बोलता हूं वीडियो को रोक के एक बार पहले खुद सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए, या अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है वीडियो को आगे चलाया करो। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा आउटपुट आएगा। तो भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो ऐसे करके देखो, अदरवाइज भाई आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बोलूं, फिर आपकी मर्जी। तो हम लोग डिस्कस करने, अब वर्क एनर्जी पावर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वर्क का है, तो वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग आपको बेसिक भी बताते हुए चलते हैं। तो वर्क जो होता है देखो, डिफाइन करते हैं हम लोग F.S, हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इसका डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, अब जो है ये हो गया Fs cos थीटा। तो यहां से कई सारी चीजें निकल के आती हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। तो यहां से देखो आपके निकल के क्या आ रहा है कि अगर मान लो थीटा जो है cos थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है वर्क कितना होगा। मान लो cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री के केस में। तो अगर ये 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कब होता है? 90 से ज्यादा जब होता है तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कब होता है? 0 से 90, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो डिपेंड करेगा कॉस की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कितना वर्क होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सब इस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा कई बार फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, उनको जो है डॉट प्रोडक्ट से हमें सॉल्व करना है। तो भाई 2 डायमेंशन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं और हम इसमें भी जो है डॉट प्रोडक्ट लेके आएंगे आपके लिए। वर्क एनर्जी पावर में भी जो वीडियो आएगी आगे, तो डॉट प्रोडक्ट भी हम लोग वेक्टर एक बार दोबारा से आपको बता देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो भाई ये लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम लोग ऐसे हम लोग निकालेंगे वर्क डन जब भी होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पहले खुद सोचेंगे आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है? साइन ऑफ द वर्क पूछा यहाँ पे कि प्लस होगा या माइनस साइन होगा। बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको बताना है कौन सा वर्क डन जो है पॉजिटिव है और कौन सा वर्क डन नेगेटिव है। तो पहले आपको बता चुका हूं मैं कि अगर थीटा आपका मोर देन 90 होगा, थीटा अगर 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा, 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होगा। मोर देन 90 पे वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वर्क डन होगा अगर ये एंगल हमारा 90 से कम है। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 से कम है तो हमारा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि एक बॉडी पे कई टाइम पे क्या होता है, एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं, तो आपको पूछता है कि इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा, इसका कितना होगा। तो आपको देखना है कि देखो डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का एक ही डायरेक्शन में होगा, चाहे फोर्स 3 लग रहे हो 4 लग रहे हो, लेकिन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो एंगल हो सकता है कि इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कुछ और हो। मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, फोर्स इधर को है, तो एंगल 0 है। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट तो इधर को लेकिन फोर्स एक इधर को लग रहा है, तो फिर क्या होगा? एंगल 180 हो जाएगा। तो एंगल जो है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल अलग अलग हो सकता है एक बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही होगा, लेकिन क्या होगा? फोर्स अलग अलग होंगे तो फिर एंगल भी अलग अलग होगा, उनका वर्क डन भी प्लस या माइनस आएगा। जैसे मान लो एक बॉडी पे ग्रेविटी भी काम कर रही है, उस पर आपने कोई और फोर्स, टेंशन फोर्स भी लगा रखा है, तो हो सकता है टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव आ जाए, ग्रेविटी का नेगेटिव आ जाए, या उल्टा हो जाए, दोनों का नेगेटिव आ जाए, तो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय, आपको क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? वर्क डन बाय अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय अ मीन ऑफ रोप। आपने एक रस्सी से बकेट को ऊपर खींचा, रस्सी से ऊपर खींचा बकेट को, तो वर्क डन बाय द मैन, मैन ने जो काम किया वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप लोग बताएंगे कि जो मैन ने काम किया वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप लोग बताएंगे। मैं तब तक जो है पंखा चालू कर दूं अपना मतलब एसी चालू कर दूं। तो भाई आप लोग बताएंगे वर्क डन क्या होगा, बताओ क्या होगा इस केस में?
तो देखो हमारी जो बकेट है, बकेट ऊपर आ रही है, ये बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी बंधी है, रस्सी में टेंशन होगी और आप ऊपर खींच रहे हो। अब आपने देखा होगा कि जो टेंशन होती है, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? टेंशन में आपको पहले भी बताया था पुली वाले क्वेश्चंस में कि टेंशन जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो टेंशन यहाँ पे एक्ट करेगा, ये बॉडी को खींच सकता है, बट जो रोप होती है वो बॉडी को धक्का नहीं मार सकती, खींच सकती है, ठीक है? तो ये खींच सकती है इसको, तो खींचेगी तो टेंशन ऊपर को होगी, टेंशन ऊपर को है और आप बकेट किधर को ले जा रहे हो, वो भी ऊपर को ले जा रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, फोर्स भी इधर को है, तो एंगल क्या हो गया? थीटा इज 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया? एफ एस कॉस 0 यानी 1 हो गया, एफ एस इंटू कॉस 0 जो कि 1 होता है, तो आपका वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव आया। वर्क डन क्या है इस केस में? पॉजिटिव वर्क डन आया। अब इसी में अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, उसने क्या वर्क किया, तो देखो इसी बकेट में आप देखो ग्रेविटेशन फोर्स किधर को लगेगा? नीचे को लगेगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रहा है? ऊपर को हो रहा है, बकेट ऊपर जा रही है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों में एंगल कितना हुआ? दोनों फोर्सेस में एंगल कितना हुआ? 180 एंगल है, तो थीटा 180 है और कॉस 180 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 इज -1, कॉस 180 जो होता है -1 होता है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस 180 विच इज नेगेटिव, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो इसी केस में दोनों फोर्सेस का वर्क डन, एक का पॉजिटिव आ रहा है, एक का नेगेटिव। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन में अगर डाउन करेगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन किधर को लगेगा इसमें? जब नीचे को ही आएगी तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा बताओ? ऊपर को या नीचे को? जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे किधर को लगेगा? ऊपर को, ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा। आपने फ्रिक्शन के क्वेश्चन जब किए थे, हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें, तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, तो वर्क डन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नीचे को है, बॉडी किधर जा रही है? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन, बॉडी नीचे आ रही है, स्लाइड नीचे कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ, फ्रिक्शन इधर को हुआ, तो वर्क डन क्या आएगा? दोनों में एंगल क्या हुआ? थीटा क्या हुआ दोनों के बीच का? 180, दोबारा थीटा 180 हुआ, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पे भी क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा यहां पे हमारा? नेगेटिव। अगला केस, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है रफ प्लेन पे, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो ये रफ प्लेन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो आपको जब ये बॉडी मूव करेगी आगे को, मान लो डिस्प्लेसमेंट इसका आगे को हो रहा है ऐसे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को काम करेगा? फ्रिक्शन पीछे को काम करेगा, फ्रिक्शन किधर को काम करेगा? पीछे को। तो अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको मूव किससे करना है इसको? वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप चाहते हो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे, तो भाई अगर मान लो आपने एक बार धक्का देकर छोड़ दिया तो क्या होगा? उसको फ्रिक्शन लगेगा, स्पीड कम होगी, लास्ट में 0 हो जाएगी। आप चाहते हो स्पीड कांस्टेंट रहे, तो स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 मतलब नेट फोर्स इज 0, तो नेट फोर्स 0 तब हो सकता है जब आप एक और फोर्स लगाओ जो फ्रिक्शन के बराबर हो। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो नेट फोर्स इज 0, तो बॉडी क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। तो इस केस में क्या होगा? आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा तभी ये मूव इसके, ताकि ये इसको कैंसिल कर पाए, नेट फोर्स 0 हो। तो हमने फोर्स इधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, फोर्स भी इधर को है, थीटा हमारा 0 डिग्री हुआ, तो वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। वर्क डन क्या हुआ इस केस में? पॉजिटिव वर्क डन हुआ। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। अगला केस खुद भी ट्राई करना, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर ऑन द वाइब्रेटिंग पेंडुलम, पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है और जो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है एक तरह का, वो किधर को लगेगा? पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, मान लो पेंडुलम हमारा वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, तो जब पेंडुलम इधर को आ रहा होगा तो एयर का फ्रिक्शन किधर को लगेगा? पेंडुलम जब इधर को आ रहा है तो एयर क्या होती है? हमेशा अपोजिट लगती है। जैसे भाई बस चल रही है तो बस से क्या होता है? एयर अपोजिट लगती है, ट्रेन की अपोजिट लगती है। ऐसी पेंडुलम जब मूव करेगा तो उससे अपोजिट लगेगी, तो पेंडुलम जब इधर को आएगा तो क्या होगा? आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा। जब डिस्प्लेसमेंट इसका इधर को हो रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लग रहा होगा। ऐसे जब पेंडुलम इधर को जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लग रहा होगा। तो हमेशा क्या हो रहा है? हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स है, एयर का जो एक तरह का फोर्स है, वो किधर को लग रहा है? हमेशा जो है अपोजिट लग रहा है, हमेशा जो है अपोजिट लग रहा है टू द वेलोसिटी या फिर टू द मोशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल हमारा 180 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 180, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, एंगल की क्या जरूरत पड़ती है, कहां पे कैसे वर्क फोर्स लगता है, वो कैसे वर्क करता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपका बनना शुरू हो गया होगा, है ना।
तो ये सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना भाई सारा, है ना। पहला केस क्या था देख लेते हैं एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। कौन सा केस था पहला, कि हमने बकेट को खींच रहे हैं ऊपर, ग्रेविटेशन का वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। आपका पॉजिटिव था टेंशन का, ग्रेविटेशन का नेगेटिव था। और ये फ्रिक्शन फोर्स की बात चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि उल्टा लग रहा था ऊपर की तरफ को, इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लग रहा था, वर्क डन नेगेटिव आया था। अगले केस में आपने फोर्स लगाया, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना था आपको, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आया। और लास्ट केस आपका जो था उसमें वर्क डन क्या आया था हमारा, नेगेटिव आया था। जब आपका पेंडुलम मूव कर रहा है तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आया था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन द -mgd? इसमें नेगेटिव का मतलब क्या है? तो देखो अभी हमने जो केस देखा था, बकेट वाला केस देखा था, तो बकेट में क्या होगा, अगर वो मान लो ऊपर आ रही है, डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर आया, mg नीचे काम कर रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा इस केस में, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा हमारा mg इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना होगा यहाँ पे, कॉस कितना होगा, कॉस यहाँ पे होगा, कॉस दोनों में एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, तो cos 180 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 180 डिग्री है, तो mg d cos 180 विच इज इक्वल टू mg d cos 180 -1 होता है तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस साइन कब आएगा, जब हमारा एंगल जो है 180 होगा, नेगेटिव वर्क डन है ये। ठीक है, तो हमारा इसमें सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि वर्क डन इज नेगेटिव बाय द ग्रेविटी। ये वाला केस भी हो सकता है, कोई और केस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये वाला केस हो। आपका जो एंगल है मान लो 135 डिग्री हो गया, तब भी कॉस नेगेटिव होता है, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका कॉस नेगेटिव ही आएगा। यानी कुल मिला के हम क्या बोलेंगे आंसर में, हम बोलेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि mg ने जो वर्क किया वो नेगेटिव वर्क किया। कैसा वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया। ठीक है, या वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स है, वर्क जो है अगेंस्ट द फोर्स है, मतलब आपने जो फोर्स अलग डायरेक्शन में, आपकी जो मोशन है अलग डायरेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ मैन राइजेस द मास m टू द हाइट h एंड डिस्प्लेसेस इट हॉरिजॉन्टली बाय द लेंथ x, व्हाट इज द वर्क डन, फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने कितना वर्क किया, आपने एक बॉडी को ऊपर उठाया, कितनी हाइट पे, h हाइट पे, और फिर इसको क्या किया, शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली बाय अ लेंथ x, फिर आपने उसको यहां ले गए, तो आपने कितना वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपने कितना वर्क, ग्रेविटी का वर्क नहीं पूछ रहा, आपने कितना वर्क किया ये पूछ रहा है। तो मान लो मैंने फोर्स लगाया, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे एटलीस्ट जो है mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, मुझे ऊपर ले जाना है बॉडी को, तो अगर मैं mg फोर्स लगाऊंगा तो मैं स्लोली उसको, या थोड़ा सा mg से ज्यादा लगाऊंगा तो मैं स्लोली उसको ऊपर लेके आ सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके आया, तो मैंने फोर्स लगाया m। वर्क डन कितना होगा मेरा इस केस में, अगर मैं यहाँ वर्क डन निकालूं W1 कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा h, एंगल कितना है दोनों का 0, तो FH आ जाएगा वर्क डन, फोर्स इंटू दिस इंटू कॉस 0, तो ये आपका आ जाएगा FH। तो वर्क डन हमारा कितना है FH इस केस में। अब इस केस को देखते हैं, इस केस में जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो मैंने फोर्स किधर को लगाया, मैंने फोर्स लगाया, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर को है मतलब, ठीक है, और फोर्स किधर को लगाऊंगा मैं, इस केस में फोर्स किधर को लगाऊंगा मैं, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, इस केस में फोर्स किधर को लग रहा होगा, इस केस में मेरा जो फोर्स है जो मेरे को ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, वो किधर को लगाना पड़ेगा, इधर को लगाना पड़ेगा फोर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, अगर मैं फोर्स इधर को नहीं लगाऊंगा तो मेरी बॉडी नीचे आ जाएगी, तो मुझे इसको बैलेंस करना है। जस्ट बैलेंस किया और हल्का सा फोर्स पुश यहाँ पे दे दिया, तो फिर ये मूव करती जाएगी बिना फोर्स के। अगर आपने हल्का सा पुश दे दिया तो बिना फोर्स के मूव कर सकती है यहाँ तक। बस क्या होगा आपका, ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स इज 0, अब हल्का सा पुश करोगे तो फिर ये मूव करती जाएगी यहाँ तक, लेकिन आपको वर्टिकल फोर्स चाहिए यहाँ पे। तो आपने जो फोर्स लगाया यहाँ पे F लगाया, कितना लगाया F वर्टिकल में, तो आपको कंटिन्यूसली F लगाना पड़ेगा यहाँ पे कंटिन्यूसली। बॉडी इधर को मूव कर रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का अगर मैं एंगल देखूं तो 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या आएगा इसमें Fs इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है हमारा 0, तो ये आ जाएगा Fs इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब भी हम मूव करते हैं तो हमारा वर्क डन क्या आता है, जो हम अगर परपेंडिकुलर मूव करते हैं वर्क डन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इन द फिगर, ये जो फिगर दिए हुए हैं, मैन वॉक 2 मीटर कैरिंग अ मास 15 kg इन हिज हैंड, तो आदमी मूव कर रहा है 15 kg का मास लेके। इन फिगर 2 ही वॉक द सेम डिस्टेंस बाय पुलिंग द रोप, इस केस में रोप को पुल करके चल रहा है। रोप गोज ओवर द पुली एंड द मास ऑफ 15 kg हैंग एट द एंड, विच केस द वर्क डन इज ग्रेटर, कौन से केस में हमारा वर्क डन ग्रेटर है या ज्यादा है। तो इस केस में वर्क डन निकालते हैं। इस केस में जो आदमी है या ग्रेविटी का वर्क अगर मैं देखूं तो ग्रेविटी किधर को काम कर रही है, नीचे को, तो आपको फोर्स किधर को लगाना पड़ेगा, ऊपर को।
तो आपका फोर्स इधर को लगेगा, इस पे बॉक्स पे जो आपने हाथ से फोर्स लगाया होगा या आप सिर पे रख के चलोगे अगर, तो आपका फोर्स ऊपर को होगा। तो आपका फोर्स ऊपर को है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, इधर को चल रहा है, तो एंगल कितना हुआ 90। तो इस केस में तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एफ एस कॉस 90 करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा 0। तो इस केस में कोई वर्क डन नहीं किया हमने। इस केस को देखते हैं। इस केस में ये आदमी रस्सी से खींच रहा है इसको ऐसे करके, है ना। तो जब ये खींच रहा है तो इसने जो वर्क किया, इसने जो फोर्स लगाया इसने कितना, यहाँ पे जो फोर्स है किसके थ्रू लगा रहा है, रोप के थ्रू लगा रहा है। रोप में कौन सा फोर्स लगता है, जब रोप हमारे पास होती है तो कौन सा फोर्स लगता है, बताओ क्या होता है उस फोर्स का नाम, उसका नाम होता है टेंशन फोर्स। तो भाई टेंशन फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगी, यहाँ पे ऐसे लगेगी, अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पे लगाओगे तो ऐसे लगेगी, यहाँ पे दिखाओगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है हमेशा, जो भी आदमी है तो उससे अवे, ठीक है, हमेशा उससे अवे लगता है फोर्स, तो ऐसा फोर्स लगेगा। अब मुझे वर्क डन निकालना है मान लो, तो मैं मान लो यहाँ पे वर्क डन इस पे निकालता हूँ, ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ। तो ब्लॉक पे देखो टेंशन ऊपर काम कर रहा है, जैसे कुएं वाले हम कर रहे थे रस्सी ऊपर खींचने वाला, तो टेंशन ऊपर काम कर रहा है। तो टेंशन कितना होगा यहाँ पे, आप इसको स्लोली ऊपर लेके जा रहे हो तो टेंशन और mg बैलेंस कर रहे हो तो T इक्वल टू mg होगा यहाँ पे। तो T ऊपर को है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है, T आपका ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे 2 मीटर, क्योंकि आदमी जब 2 मीटर आगे आएगा तो ये भी चीज 2 मीटर ऊपर चली जाएगी, है ना। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है और एंगल कितना है दोनों फोर्स के और इसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज कितना एंगल होगा इस बार, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऊपर है, टेंशन भी ऊपर लग रही है, तो एंगल कितना हुआ, एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हमारा हो गया T इंटू डी इंटू कॉस 0। तो T इंटू डी इंटू कॉस 0 करना, बस cos 0 1 होता है, T कितना है mg है, mg इंटू डी कर लो। mg की वैल्यू कितनी है, m कितना है हमारा, m है 15 किलो, तो 15 इंटू 10 कर लेते हैं जी का वैल्यू, और d हमारा कितना मीटर गया है 2 मीटर, cos 0 1 होता है, 15 इंटू दूनी 30, 10 करेंगे तो 300 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क में कितना करना पड़ा हमें, 300 न्यूटन वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने टेंशन ये वाली ले लो ना, टेंशन वो क्यों ले रहे हो आप, तो इसकी टेंशन परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो वर्क डन 0 नहीं आ जाएगा। कई बच्चे ये बोल सकते हैं कि टेंशन तो इधर को है, टेंशन तो इधर को है तो वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो भाई देखो यहाँ पे जब उसने फोर्स लगाया, उसने यहाँ पे लगाया, तो उस पॉइंट पे उसने फोर्स लगाया, ठीक है, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट का हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर उसने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये पॉइंट कितना आगे जा रहा है, ये भी 2 मीटर आगे जा रहा है। तो जिधर को आप टेंशन लगा रहे हो उधर को ही वो 2 मीटर आगे जा भी रहा है ना, कि उसने ऐसा टेंशन लगाया तो उधर को ही वो 2 मीटर आगे जा भी रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, T इंटू 2 आ जाएगा। जब भी ये आगे मूव करेगा यहाँ से तो 2 मीटर, तो T इंटू 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा एंगल पे दिखा रखा है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इसके हाथ जहाँ पे होंगे, यहाँ पे रोप जो है हॉरिजॉन्टल होगी मान लो, तो ये 2 मीटर आगे जा रहा है और टेंशन फोर्स लगाते हुए जा रहे हैं। तो उसने वर्क डन कितना किया, T इंटू 2, तो इसका आंसर भी T इंटू 2 ही आएगा, वही आंसर आएगा सेम। तो आप चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो हम लोग जो है ऐसे समझा देते हैं आपको, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो, और बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो इन्होंने वर्क निकाला, पहले केस में 0 आया और जी का वैल्यू 9.8 लिया है, तो इनका थोड़ा सा वैल्यू अलग आया, 294 आया। ठीक है, तो वर्क डन जो है ऑब्वियसली सेकंड केस में ज़्यादा होगा, पहले केस में वर्क डन कम होगा। तो आपको लगता है वैसे ऐसा कि पुलिस से आप खींच रहे हो वर्क डन कम हो रहा है और हाथ में लेके जा रहे हो तो वर्क डन ज़्यादा, उल्टा होता है तो, है ना। लेकिन फिजिक्स में जो है ऐसा है कि वर्क डन को जो डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से वर्क डन वो कम आता है और वो वाला ज़्यादा आ रहा है, पुली वाला, हालांकि वो सही नहीं है। तो हर जगह पे फिजिक्स जो है उस हद तक कुछ ना कुछ वहाँ पे कमी है, ये मान सकते हो आप, है ना। तो वर्क डन जो है वहाँ पे फिजिक्स के हिसाब से कम आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर कुली सिर पे सूट कर लेके जा रहा है और आप कह रहे हो कि उसका फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन 0 होना चाहिए, तो मैं कुली को पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसा होगा क्या, कुली मारेगा पकड़ के तुम्हें, पैसे नहीं दोगे तो, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी कुली से, है ना। तो ऐसा मत करना, कहना मैं तो फिजिक्स पढ़ के आया हूँ, मैं तो वर्क डन तुमने 0 किया है तो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। कुली कहेगा मैंने ज़्यादा फिजिक्स पढ़ी है तुमसे। मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में 2 किलो का मास है, मूव कर रहा है, 2 kg का ब्लॉक लेके हाथ में मूव कर रहा है, एंड ही मूव अ डिस्टेंस 40 मीटर आगे गया वो, हाथ में उसके है ब्लॉक के, और एक्सेलेरेशन था इस बार, एक्सेलेरेशन कितना था यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से आगे गया। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन इन दिस केस। तो वर्क डन यहाँ पे निकालना है कि वर्क डन कितना होगा।
अब देखो हम लोग अभी बोल रहे थे कि ऐसे हम लोग आगे जाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स आपका परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होगा। लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, क्या यहाँ पे भी जीरो होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो मान लो कि अगर मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ तो कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट है मेरी, तो mg फोर्स यहाँ लग रहा है, तो आपका फोर्स कहाँ लग रहा होगा? आपका यहाँ लग रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा फोर्स। आप जो भी हाथ से नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हो, रिएक्शन जो लगा रहे हो ऊपर को लग रही होगी, तो इसको बैलेंस कर दे रही है, ठीक है। तो आपका फोर्स यहाँ है, स्पीड जीरो है क्योंकि, तो इधर को कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स इज जीरो, तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तो ऐसे बनेगी कंडीशन। अब अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में एंगल जो है 90 डिग्री का है, कितना एंगल है? 90 डिग्री का, तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे? जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो आएगा। लेकिन यहां देखें हम लोग, तो यहां पे इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, आपका फोर्स यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, mg यहां लग रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स आपको इधर को भी लगा रहे हो आप, आपका हाथ जो है कुछ ना कुछ फोर्स इधर को भी लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर को एक्सेलेरेशन हो रहा है, इधर को क्या हो रहा है? एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो यानी फोर्स आप इधर को लगा रहे हो। अब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल हुआ? इस वाले फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन तो जीरो आएगा, इसका वर्क डन जो आप निकालोगे तो जीरो आएगा। लेकिन इसका वर्क डन जो होगा, इधर कोई फोर्स है, इधर कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका वर्क डन जीरो नहीं आएगा। तो कोई ना कोई फोर्स यहां पे है जो कि वर्क कर रहा है। तो वर्क डन यहां पे अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे? मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है हमें? मास दिया हुआ है हमें 2 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ था 0.5, तो 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 40 करेंगे तो 40 बचेगा, यानी 40 जूल का वर्क यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब आप करते हो तो ध्यान से देखा करो, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि 90 डिग्री आया सीधा जीरो। सोचो कि क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, क्यों हमारा 90 पे जीरो आता था, क्यों यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। 40 जूल, राइट। हाउ विल यू फाइंड द वर्क डन व्हेन अ वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी? अच्छा, किसी बॉडी पे अगर फोर्स वेरिएबल हो तो कैसे निकालोगे वर्क डन? अभी तो आप F इंटू एस कर रहे थे, फिर कैसे करोगे? तो भाई सिंपल क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लो फोर्स हमारा वेरिएबल, मान लो फोर्स उन्होंने दे दिया कि फोर्स इज 3x + 5, अब आपको F इंटू एक्स से निकालना है, तो क्या ऐसे कर लोगे? सीधा ऐसे कर दोगे? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स आपका x के साथ चेंज हो रहा है, वो किसी x पे अलग है, किसी x, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो फोर्स जो है आपका वेरी कर रहा है। मान लो फोर्स आपका ऐसे वेरी कर रहा है, ये x है, तो इसका जो वर्क डन होता है आपको पता होगा, फोर्स का जो वर्क डन होता है वो कैसे आता है? इसका जो है एरिया अगर मैं निकाल दूं कर्व का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, तो उससे हमारा वर्क डन आता है, ठीक है। तो अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे करेंगे? हम लोग वर्क डन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन। जब भी आपका वेरिएबल चीज होती है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एफ डॉट डी एक्स लेते हैं, उसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं जीरो से जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है वहां तक, और वहां से हम लोग जो है फिर वैल्यू निकालते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम लोग और ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, या तो एरिया से करेंगे और या फिर हम लोग इंटीग्रेशन से करेंगे। तो इसका एरिया क्या देगा आपको? वर्क डन, ये भी आपको काम आएगा। एक ही बात होती है, मतलब इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि अगर आप ये लाइन ले रहे हो और ये dx है तो उसका एरिया जो है एफ डॉट डी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन भी आ गया, उसने कहा कैसे निकालोगे? हमने कहा ऐसे निकालेंगे, उसने कहा अच्छा निकाल फिर। तो आ गया क्वेश्चन, कह रहे पार्टिकल मूव एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक मूव किया, और फोर्स कितना लग रहा था आपका? फोर्स वाज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो आपको बताना है वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बताना आपको क्या होगा। तो वर्क डन क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो f डॉट डी एक्स करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में लिमिट भी है, यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से आप कहां तक आए? 5 तक, तो x की वैल्यू 0 से 5, ये आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको बेसिक पता होगा थोड़ा, तो अगर आपको पता है तो 7 का जो इंटीग्रेशन होगा वो 7 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब, और x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर 1 ऐड हो जाती है, x की पावर 1 मान सकते हो आप इसे, तो पावर 1 ऐड होकर क्या हो जाएगी? पावर 2 हो जाएगी, और जो नई वाली पावर होती है उससे डिवाइड करना होता है। ऐसे जब यहाँ पे करोगे तो 3 को 3 रहने दो, कांस्टेंट है, x की पावर जो है ऐड कर लो, एक 2 पावर है तो एक और क्या हुई? 3, और नई पावर से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा इंटीग्रेशन आपका। यहाँ पे x की पावर 0 मान सकते हो 7 के साथ, तो आपने पावर 1 करी और 1 से डिवाइड किया, फिर पावर 2 करी, फिर 2 से डिवाइड किया, पावर 3 करी, 3 से डिवाइड किया। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं
dx, तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 आता है। ठीक है, तो ये आता है, प्लस एक कांस्टेंट भी आता है। अगर यहाँ पे लिमिट ना हो दी हुई आपकी तो आपका एक कांस्टेंट भी आता है। हालांकि यहाँ पे लिमिट दी हुई है तो हम लोग कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिमिट। तो ये लोअर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, जिसका सॉल्यूशन आएगा कैसे करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, 7 पंजे 35, इससे अच्छा काट लो तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और यहाँ से भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 का क्यूब। ये तो अपर लिमिट आई, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है इसकी। कभी कभी लेकिन इसकी जरूरत भी पड़ जाती है, तो ध्यान रखना कि लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 35 माइनस 25 प्लस 125 हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ये कितना हो गया, 35 में से 25 गए तो 10 बचे, और 125 में ऐड करेंगे तो 135 बचेगा। तो ये आंसर आपका आ गया 135। यूनिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो ये जूल में आ जाएगा। फोर्स आपका न्यूटन में होना चाहिए, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। तो कितना वर्क किया हमने, 135 जूल। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे रे। कर लिया सॉल्व, ठीक है। कैन अ कांस्टेंट वेलोसिटी बी मेंटेन्ड ऑन अ बॉडी, अगला क्वेश्चन, कांस्टेंट वेलोसिटी कैन बी मेंटेन्ड इन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ सरफेस। ये रफ सरफेस है, इस पे एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। क्या आप इसे मूव करा सकते हो विदाउट डूइंग एनी वर्क, आप कोई वर्क ना करो और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे। ऐसा हो सकता है क्या कि रोड पे आप एक ब्लॉक को स्लाइड कर दो और वो स्लाइड होते होते कानपुर पहुंच जाए दिल्ली से, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। देखो क्या होगा, जब भी ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर फ्रिक्शन काम करेगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन आप क्या कह रहे हो, मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक, जो इसको फ्रिक्शन को बैलेंस करे। तो नेट फोर्स 0, स्पीड कांस्टेंट, तो ये हो सकता है। तो अगर आपने फोर्स लगाया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, आपने फोर्स इधर को लगाया तो आपके फोर्स का जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन तो हुआ ना, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स अगर आप लगाओगे तो वर्क डन होगा, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसका कंडीशन क्या हुई, नो वी कांट डू विदाउट द डूइंग वर्क। तो हमें वर्क जो है करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। डज द वर्क डन इन रेजिंग अ ब्लॉक टू अ प्लेटफॉर्म डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इट इज राइज अप। क्या वर्क डन डिपेंड करता है कितना फास्ट आप उसे ऊपर उठा रहे हो, क्या डिपेंड करता है, करता है क्या, एफ वर्क डन होता है एफ इंटू एस। तो आपने उसे मान लो 2 मीटर उठाया तो क्या डिपेंड करेगा, नहीं डिपेंड करेगा। वर्क डन जो होता है वो केवल डिस्प्लेसमेंट पे और फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है और फोर्स कितना है। तो वर्क डन आपका जो आएगा वो क्या होगा, वो सेम आएगा इन ऑल द केसेस, चाहे भले आप उसे तेजी से लेके आओ या धीरे से लेके आओ, वर्क डन क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी तेजी से उसे उठाया। अच्छा, तेजी से क्या डिपेंड करेगा, अगर मैं तेजी से उठा रहा हूं तो क्या चीज डिपेंड करेगी, कोई चीज है फिजिक्स में या इस चैप्टर में जो कि डिपेंड करेगी कि आपने तेजी से उठाया तो ज्यादा हो जाए, क्या होगा वो, वक्त तो डिपेंड नहीं कर रहा, एनर्जी भी डिपेंड नहीं करेगी, क्या डिपेंड करेगा, आपने पढ़ा होगा एक टर्म जो टाइम पे डिपेंड करती है, क्या होती है, वो होती है मैंने होता है नहीं बोला, क्या होती है, पावर। पावर डिपेंड करती है, पावर होता है वर्क बाय टाइम। तो अगर आपने सेम वर्क बाय टाइम होती है, तो आपने सेम वर्क अगर कम टाइम में कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो पावर ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन वर्क डन क्या होगा हमारा, सेम। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो आई होप ये भी क्लियर हुआ कंसेप्ट। दो कंसेप्ट बन रहे होंगे आपके, एक एक कंसेप्ट आपके जो बन रहे हैं ना, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, अप टू जो है आपके कंपटीशन लेवल तक बहुत काम आने वाले हैं। अ मैन रोइंग अ बोट अप स्ट्रीम इन अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग अ वर्क। एक आदमी है भाई, वो नाव चला रहा है, उसने भांग खा ली, नाव चला रहा है, रात भर नाव चलाई, और सुबह देखा कि वहीं पे जहाँ पे सुबह नाव, रात को नाव चला रहा था वहीं पे चलाया जा रहा है, क्योंकि नदी बह रही है उधर को, वो चला रहा है उधर को, और स्पीड दोनों की सेम है, तो अपनी जगह पे नाव चला रहा था। तो क्या वर्क डन होगा उसका, क्या वर्क डन होगा, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन इज डी इज 0, तो वर्क डन इज 0 बिकॉज आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो उस आदमी ने भाई बहुत मेहनत की चप्पू चलाने में, लेकिन कोई वर्क डन नहीं किया, उसे कोई पैसे नहीं देने, ठीक है, कोई काम नहीं किया उसने, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg
is taken up inclined plane, length 10 मीटर, height 5 मीटर, then allowed to slide down bottom again, coefficient of friction यानी फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, between the body and the plane is this, तो what is the work done पूछा। देखो एक बॉडी है और वो एक प्लेन में मूव कर रही है, प्लेन में क्या दिया आपको, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 10 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 10 मीटर है, और हाइट कितनी है, हाइट इज 5 मीटर, ये कितना है 5 मीटर, तो भाई 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, इसका मास कितना है 0.3 kg है, 0.3 kg है मास, और हाइट ये है, तो ये क्या है आपने देन इसको जो है पहले टेकन अप, इसको ऊपर ले गए यहाँ से फोर्स लगा के, और फिर हमने छोड़ दिया तो नीचे स्लाइड कर गई, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, म्यू इज 0.15। तो भाई फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कर लेना पहले, जिन लोगों ने फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो देखो आप लोग कर लोगे, ट्राई करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया ओवर द राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब पार्टिकल पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा। अब आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, अगर पूरा घूम के अपनी जगह पे आ जाओगे तो उसका वर्क डन क्या होता है, उसका वर्क डन जो होता है 0 होता है। देखो फोर्स दो तरह के होते हैं, आप पढ़ोगे, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो है वर्क डन हमारा 0 होता है अगर हम घूम के अपनी जगह पे आ जाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि F.ds है, अगर ds 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा हर केस में, नहीं हर केस में नहीं होता, 0 होता है लेकिन तब होता है जब फोर्स आपका कंजर्वेटिव हो, जैसे ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। कब नहीं होता है अभी देखेंगे, लेकिन इस केस में जो है वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब ये बोला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी, अप्लाइड फोर्स जब अपवर्ड जर्नी हो रही है तो कितना वर्क करेगा। अब फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है 10 मीटर का है, लेकिन फोर्स कितना है, फोर्स कैसे निकालोगे, तो भाई फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो सर फोर्स कौन सा लग रहा है इस पे, एक तो फोर्स इधर को लगेगा, mg फोर्स लगता है नीचे को, उसको हम ब्रेक करते हैं, दो कंपोनेंट में आपको पता होगा, mg को ब्रेक करते हैं, इधर को क्या आता है mg, क्या आता है इधर को, साइन आता है कॉस आता है, पहले भी कर चुके हैं भाई, यहाँ पे साइन आता है, mg साइन थीटा आता है, यहाँ पे mg कॉस थीटा आता है, और उसके अलावा इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन होता है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक और फ्रिक्शन। तो आप ऊपर जा रहे हो अभी, अपवर्ड जर्नी है, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे को, तो फ्रिक्शन जो है नीचे को काम कर रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे को है, ये भी नीचे को है, आपका फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, तो आपको इसका वर्क बताना है, F का वर्क कितना होगा। तो पहले हमें F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। F की वैल्यू कितनी आएगी भाई, हमारे 3 फोर्सेज हैं इस डायरेक्शन में, एक तो F है, एक ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है, और एक mg साइन थीटा, 3 फोर्स है, बाकी 2 फोर्स उधर को हैं, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बॉडी ना तो अंदर जा रही है प्लेन के, ना ऊपर आ रही है, इससे उठ नहीं रही ऊपर, यानी ये दोनों फोर्स तो बराबर है। हमें देखने बेसिकली 3 फोर्स, इन 3 फोर्स की कहानी देखनी है, 3 फोर्स क्या कर रहे हैं। तो 3 फोर्स क्या कर रहे हैं, ये 3 फोर्स जो हैं आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा तो ये जो है बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, नहीं तो फिर आपका, अगर आप नहीं मानोगे कांस्टेंट स्पीड, फिर क्या होगा, फिर तो फोर्स कितना मर्जी लगा लो, फिर तो आपको कितनी भी स्पीड, फिर तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, कुछ अलग अलग आंसर आएंगे बहुत सारे, कितनी भी फोर्स मान लो फिर तो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि F इक्वल टू F जो है हमारा क्या है, F हमारा बराबर है फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg साइन थीटा के, इसके बराबर है, ठीक है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, बॉडी मूव कर रही है, कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, तो फोर्स आपका हो जाएगा म्यू एन प्लस mg साइन थीटा। अब यहाँ पे n क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो अभी आपने देखा था यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ये mg cos थीटा के बराबर है, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये मिट गया क्या, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना है 0.15, mg कितना है, mg को बाहर ले लेते हैं, कॉमन है क्योंकि, तो mg को बाहर ले लेते हैं, m कितना है हमारा, m हमारा दिया हुआ है 0.3, g तो दिया नहीं, g को 10 मान लेते हैं, तो 0.3
इंटू 10, तो ये एम जी यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, कॉस बचा, तो कॉस थीटा निकालना है यहाँ पे और प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। अब जब आपका प्लेन है, ये चीज़ 10 है और ये चीज़ 5 है, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 है, यानी कि साइन थीटा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1/2 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज 30 डिग्री, मतलब कॉस थीटा इज √3/2, तो ये √3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा फोर्स आया निकल के, कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करोगे तो भाई ये कितना हुआ, ओहो, √3 × 0.15 प्लस 1 डिवाइड बाय पूरे का 2 आ गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 2 काटो तो 1.5 आ गया, तो कुल मिला के आ गया ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय पूरा तामझाम कितना है, 1.73, √3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, 0.15 प्लस 1, 15 की मल्टीप्लाई करनी है, 15 3 45 हासिल 4, 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, तो 105 और 4 109, हासिल लगा 10, 15 एकम 15 और 10 25, 15 एकम 15 और 10 25, ये होगा ना, 15 3 45 हासिल 4, 15 सत्ते 105 और 4 109, हासिल 109 में हासिल कितना लगा था, एक मिनट रुको, 15 3 45 हासिल 4, 15 सत्ते 105 10 हासिल, 15 सत्ते 105 0 हासिल लगा 10, 15 एकम 15 और 10 25, हाँ ठीक है, और 4 के बाद डेसिमल लगना तो 0.25 आया, प्लस 1 आया, इंटू 1.5 है, ये कितना आ गया 1.25 मान लो अप्रोक्सीमेटली, इंटू 1.5, 15 की दोबारा मल्टीप्लाई करनी है, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा, तो भाई इतना जो है न्यूटन का फोर्स चाहिए, ये तो फोर्स आया, वर्क नहीं आया अभी तो फोर्स आया, अब वर्क क्या आएगा, वर्क तो आसान निकालना, घबराओ मत, बच्चे सो रहे हैं अभी तो बहुत करना पड़ेगा, F × S, फोर्स आपका ऊपर को लग रहा है तो F कितना लग रहा है, इतना लग रहा है 1.875, और ऊपर कितना गया आपको कितना डिस्प्लेसमेंट करना है यहाँ पे 10 मीटर अलोंग द फोर्स, तो ये 10 हो गया, तो आंसर कितना आया 18.75 न्यूटन, तो हमारा वर्क कितना आया, वर्क डन इज 18.75 न्यूटन, ये कितना आया था हमारा, ये 0 आया था। तीसरा पार्ट क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन द राउंड ट्रिप, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा राउंड ट्रिप में, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, तो कई बच्चे बोलेंगे सर 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव, तो इसका वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो लग रहा है, देखो जब बॉडी मान लो ऊपर जा रही है, जब बॉडी ऊपर जा रही है, क्यों नॉन कंजर्वेटिव है, देखो ये क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे को लग रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जब बॉडी नीचे आएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो नीचे को हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है और फ्रिक्शन किधर को लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा इसमें इस बार ऊपर को, फ्रिक्शन जो है ना बड़ा बेवफा है, वो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो भाई इसका भरोसा मत करना, फ्रिक्शन बड़ा बेवफा है, बहुत धोखा देता है, जेई में बोर्ड में है ना, बड़ा धोखा देता है, ध्यान रखना। तो भाई फ्रिक्शन यहाँ पे उधर को हो गया, तो इस बार भी क्या है, दोनों का एंगल 180 डिग्री है, तो इस बार भी क्या होगा नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, 0 थोड़ी आएगा, 0 नहीं आएगा ना, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो ऐसे केस में ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जब वर्क डन हमारा 0 नहीं आता है, आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन के अलावा विस्कस फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ज्यादातर आपके कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन कुछ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है दोनों केस में, तो देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमारा होता है F × S × cos 180, है ना, इस केस में 180 होगा दोनों केस में एंगल, तो F कितना है हमारा, F था हमारा म्यू एन, यानी म्यू mg कितना आया था, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा आया था, इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 -1। अब देखो यहाँ पे म्यू mg की वैल्यू पुट करोगे तो 0.15, m कितना था हमारा, g तो 10 था, m कितना दिया था, यहाँ भी पुट किया था हमने, m की वैल्यू कितनी रखी थी 0.3 kg, ओके, m हमारा 0.3 kg दिया था, तो m हमारा 0.3 हो गया, तो ये हो गया म्यू, ये हो गया m g cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2, 30 डिग्री था, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर ऊपर जाना है आपको, और -1, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन आपको कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, बहुत लंबी, बहुत मुश्किल, कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 0.15 आ जाएगा, 15 15 225, तो 0.0225 हो जाएगा ये,
4 के बाद डेसिमल आएगा, फिर कितनी जीरो है, 1 0 2 0, तो 100 हो गया ये, इंटू √3 और एक माइनस यहाँ है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2.25 इंटू √3 बचेगा, ये क्या आ जाएगा, ये 2.25 इंटू √3, 2.25 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 मतलब 2.25 इंटू 1.73। अब भाई ये तो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, इससे तो बच नहीं सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 25 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, गलत ना हो जाए, 225। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 हासिल तो नहीं आया था ना इस बार, नहीं 3 दूनी 6 1 7 हो गया था। ठीक है, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 करेंगे 225, 5 7 और 5 12 हासिल 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 5 19 का हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 3। कितने का डेसिमल लगेगा, डेसिमल 2 के बाद यहाँ था और 2 के बाद यहाँ 4 के बाद 1 2 3 4, 3.89। तो भाई 3.89 वो भी नेगेटिव का, इतना वर्क करेगा फ्रिक्शन ऊपर एक साइड जाने में, और नीचे आएंगे तब भी सेम करेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन लगेगा, एन आपका एम जी कॉस थीटा ही रहेगा, तो फ्रिक्शन दोबारा उतना ही वर्क करेगा, माइनस में वर्क करेगा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन विल बी 2F 2W, नेट वर्क विल बी 2W विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -3.89 विच विल कम, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हासिल 1, 2 8 16 1 7 और एक हासिल लगा, नहीं लगा, 2 में 18 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, इतना न्यूटन का वर्क करेगा। 7.78 न्यूटन का टोटल वर्क डन होगा, 7.78 नेगेटिव का। ठीक है, ये भी निकला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, आफ्टर एंड ऑफ द ट्रिप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी। तो भाई यहां पे एक थ्योरम लगेगी, हालांकि वो आगे जाके है, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वो आपकी लगेगी यहां पे, उससे हम निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई और तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो वहां से इजीली आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि किसी बॉडी पे जो भी वर्क होता है, जो भी वर्क डन होता है टोटल, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन टोटल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क कौन करेगा, यहाँ पे वर्क कौन करेगा, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं बॉडी पे। देखो बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक लग रहा है ये mg cos थीटा, और एक लग रहा है भाई mg sin थीटा, और एक आपका फोर्स लग रहा है, और एक जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि उल्टा लग रहा है। ठीक है जी। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो बॉडी का ऊपर को हो रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया उससे, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन 0 आ गया इन दोनों का, तो इन दोनों का वर्क डन 0 आ गया, तो कोई वर्क नहीं करेंगे ये। ठीक है, अब कौन बचा आपका, अब बचे तीनों फोर्स। अब मान लो आप ये तीनों फोर्स लगा रहे हो, तो आप जो ये फोर्स लगा रहे हो उसको बैलेंस करते हुए लगा रहे हो, जो ये फोर्स था इस बॉडी को केवल ऊपर ले जाने का काम आ रहा है, मतलब इसके बराबर फोर्स लगा रहे हो, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, तो ये फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हो, तो नेट फोर्स क्या हुआ बॉडी पे, 0 हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, नेट 0। ऐसे जब आप बॉडी को नीचे लेके आओगे तब भी वर्क डन 0 होगा आपका, तो नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी 0 होगी, यानी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो शुरू में होगी वही क्या होगी, फाइनल। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इज 0, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अबे भाई क्या हो गया, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, गायब हो रहे हैं शब्द, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होगी क्योंकि कोई भी वर्क नहीं हुआ। अगर आपका वर्क डन होता, पॉजिटिव वर्क डन होता तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, नेगेटिव वर्क डन होता तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती, तो हम उतनी फिर वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है पहले का 0 वर्क डन था, ग्रेविटी का वर्क डन 0 है। फिर जो हमने वर्क डन निकाला 18.5 और -7.6 आया था हमारा, भी 18.5 आया था हमारा, 18.7 में लगभग बराबर है। ये किसका वर्क डन था हमारा, ये था हमने जो फोर्स लगाया उसका वर्क डन था। ठीक है, तो 18 पॉइंट इतना आया, और फ्रिक्शन का आया -7.6, और नेट जो आपका आया 0 आया। ठीक है, अगर आप चाहो यहां पे तो एक काम और कर सकते थे जो आपने प्रूव किया इस वाले केस में। आपने देखो इसका वर्क डन आपने निकाल लिया फोर्स का, ठीक है, और आपने इसका निकाल लिया, तो फिर आप इसका भी निकाल लो वर्क डन। तो अब तीनों का जब वर्क डन निकालोगे 0 आ जाएगा। इन दोनों को आप निकाल चुके हो, इसका आपको फोर्स पता, डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन आ जाएगा तीसरा भी। तीनों वर्क डन को जब आप ऐड करोगे 1 2 3, तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप ऊपर जाओगे तब भी 0 आएगा, नीचे लाओगे तब भी 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी,
हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, यानी हमारा 0 होगा। ठीक है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब बोलते हैं? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मैंने कहा कंजर्वेटिव है, कब होता है कंजर्वेटिव? क्या कंडीशन होती है? जब वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ में 0, मतलब बॉडी को घुमा के अगर अपनी जगह पे ले आए तो वर्क डन हमारा 0 होता है। मान लो जैसे बॉडी ऊपर गई और फिर नीचे आ गई थी तो अपनी जगह पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए उस केस में। या क्लोज पाथ में घूम के वापस अपनी जगह पे आ गई तो वर्क डन 0 होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा वर्क जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। दूसरा क्या बोल रहा है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, वर्क डन क्या होने चाहिए? सारे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब बराबर होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे इसको? फोर्स क्या है हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसी होता है, वर्क डन हमारा बराबर होता है। लेकिन मान लो फ्रिक्शन होता और आप एक बार यहां से घूम के जा रहे हो, एक बार सीधा जा रहे हो, तो क्या वर्क डन सेम आएगा? नहीं। पाथ जब लंबा होगा तो वर्क डन हमारा ज्यादा आ सकता है। तो फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंडीशन है कि जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आपका वर्क डन हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, या फिर क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ में आपका वर्क डन 0 होगा, तो ये क्या होगा? हम बोलेंगे फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कॉमेट मूव अराउंड अ सन इन अ स्लाइटली इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो कॉमेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, इनफैक्ट जो ग्रह भी घूमते हैं, प्लैनेट जो घूमते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के चारों तरफ। सन है मान लो, और ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। आप ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ोगे एक्चुअली कि सन की कहां पे सन होता है, कैसे घूमते हैं, आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये घूमते हैं भाई ऐसे। तो इस केस में क्या है कि आपका जो फोर्स है, आप बोलते हो कि जब सर्कल में घूमता है कोई चीज, तो आप बोलते हो कि ये सेंटर पे सन है, इसका ग्रेविटेशन फोर्स इधर को है, और प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी इधर को है टेंजेंशियली, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है, यहाँ पे भी टेंजेंशियल है, तो फोर्स इधर को है, तो एंगल इनका 90 है, तो वर्क डन हमेशा क्या है? 0 है। आप ये बोलते हो हमेशा वर्क डन 0 है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो ये इलिप्स में घूम रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि ये वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर ना हो, ये एंगल कुछ और हो, 90 डिग्री ना हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल। ये जो फोर्स है वो नॉर्मल पे नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कॉमेट की वेलोसिटी से। तो तब भी आप कहते हो वर्क डन इज 0। जब ये पूरे ऑर्बिट में घूमता है आप कहते हो वर्क डन 0 है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ऐसा हम क्यों बोलते हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में वापस जाओ, अभी जो आंसर बताया था, वर्क डन, सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्क डन इज इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ क्लोज पाथ इज 0। इन अ क्लोज पाथ इज, कैसा भी पाथ हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, रैंडम हो, लेकिन अगर वो क्लोज पाथ है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए यहां पे भी क्या होता है? वर्क डन हमारा 0 हो जाता है, भले ही वो इलिप्स में घूमता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज 0। तो भाई आई होप यहां तक आपको जो है फोर्स के बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपके आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ भी चीज आएंगे, आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने इसको 0 क्यों लिया, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया, पॉजिटिव क्यों लिया। तो भाई ये वीडियो जो है बिल्कुल ध्यान से एक बार दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से पॉज करके, और सारी चीजें समझ के करनी है, ताकि आगे जो हम करने वाले हैं चीजें, क्वेश्चन जो करने वाले हैं, वो आपको ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने अगर बाकी वीडियो नहीं देखी हमारी, तो भाई प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पे जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। हमने काफी सारी चीजें जो हमने फ्रिक्शन पढ़ा, बाकी चीजें पढ़ी, वो सारी की सारी वहां पे कवर कर दी हैं। तो सारी वीडियो आप लोग देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।